नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम जानेंगे फ्लेक्सी कैप फंड की खासियत। ये ऐसे फंड हैं जो सभी मार्केट कैप में निवेश करते हैं। समझेंगे कैसे फंड मैनेजर फ्लेक्सी कैप फंड में मार्केट एक्सपोजर घटाते और बढ़ाते हैं और कैसे फ्लेक्सी कैप फंड से कर सकते हैं आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। परिचय करा दें, पंकज मठपाल एमडी ऑप्टिमा मनी और मीनाक्षी दावर फंड मैनेजर निपॉन एएमसी। पंकज जी और मीनाक्षी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और मीनाक्षी हमारे साथ पहली बार इस शो में शामिल हुई हैं, तो आपका स्वागत है। हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की खास चर्चा आज करने वाले हैं और तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार फ्लेक्सी कैप फंड कैसे काम करते हैं। अभी मौजूदा बाजार में जब बाजार एट लाइफ हाई है तो फ्लेक्सी कैप फंड की खासियत क्या है, पोर्टफोलियो में क्या जगह हो सकती है फ्लेक्सी कैप फंड की, फ्लेक्सी कैप फंड कैसे कैटेगरीज में एक्सपोजर लेते हैं, कैसे फंड्स में वो निवेश, कैसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं, वो थोड़ी चर्चा रहेगी। डिफरेंस की भी कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में क्या डिफरेंस है, साथ ही फोकस्ड और फ्लेक्सी कैप फंड के डिफरेंस की भी बात करेंगे। कैसे निवेशकों के लिए फ्लेक्सी कैप फंड है और कितना एक्सपोजर उन्हें अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहिए। पंकज जी भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं, तो इसी के साथ करते हैं शो की शुरुआत। और सबसे पहले फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानना चाहते हैं। पंकज जी, मैं आपसे शुरुआत करूं तो सबसे पहले समझना जरूरी है फ्लेक्सी कैप फंड ये काम कैसे करते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है। स्वाति जी नमस्कार। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही फ्लेक्सिबल कैटेगरी है। यहाँ पर यानी कि डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स हैं और सेबी के मैंडेट्स के अनुसार मिनिमम 65% ऑफ द टोटल एयूएम वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एलोकेट होता है। लेकिन यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया जा सकता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास है कि वो जब चाहें तब किसी भी सेक्टर में या किसी भी मार्केट कैप में एलोकेशन कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिक्स नहीं है कि आप देख रहे हैं स्मॉल कैप में रैली हो रही है, लेकिन क्योंकि आप लार्ज कैप फंड में हैं तो आप बहुत कुछ बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन इस फंड की खासियत यही है कि मार्केट के अकॉर्डिंग फंड मैनेजर्स यहाँ पर एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मार्केट के हिसाब से जो फंड मैनेजर है एलोकेशन घटाते बढ़ाते रहते हैं। हमारे साथ मीनाक्षी ही हैं जो कि एक फंड मैनेजर हैं, फ्लेक्सी कैप फंड को मैनेज करती हैं। वो बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर हमें समझा पाएंगी कि क्या रहता है इसका पूरा फंक्शनिंग का की जो पूरी प्रक्रिया है। मीनाक्षी, आपसे हम समझना ये चाहेंगे फ्लेक्सी कैप फंड फिलहाल क्योंकि एक फंड मैनेजर के पास एक फ्रीडम होती है कि अक्रॉस द मार्केट कैप वो कैसे एक्सपोजर रखें, तो एज अ फंड मैनेजर एक फ्लेक्सी कैप फंड में आप कैसे डिसाइड करते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि कीपिंग इन माइंड इक्विटी में आपको कम से कम 65% का इन्वेस्टमेंट या निवेश करना चाहिए एक फ्लेक्सी कैप में। करेक्ट। तो स्वाति, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए और इस विषय में बातचीत करने के लिए, बिकॉज ये कैटेगरी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर अलग दूसरी कैटेगरी में एक स्ट्रॉन्ग एंकरिंग है कि आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि आप लार्ज कैप एक्सपोजर ही ले रहे हैं, या सेम इज फॉर स्मॉल कैप और मिड कैप। इस फंड की खासियत यही है कि आप अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टर को अक्रॉस साइकिल्स डिफरेंट मार्केट कैप में इन्वेस्टेड रहने का फायदा होता है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपना एक्सपोजर लेते हैं तो हम इक्विटी एक्सपोजर ही लेते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टेड रहते हैं। तो कैटेगरी में भी कैश कॉल्स लिए जाते हैं थोड़े बहुत, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल विल बी 95 to 100% इन्वेस्टेड इन एक्विटीज। नाउ अब एक्विटीज में बाइफर्केशन कैसे है, दैट आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में भी और मिड कैप में भी। तो इस कैटेगरी में अक्रॉस फंड्स सब लोग इन सब अक्रॉस बास्केट इन्वेस्ट करते हैं। नाउ इंडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्केट है। इंडिया क्या है, आप एक तरफ देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट जहां पे स्केल आ चुका है,
तो लार्ज कैप यूनिवर्स भी हमारे लिए उतना ही रेलेवेंट है जितना कि स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं। तो इस फंड में इन्वेस्टर इस इस चीज को बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस टाइम पे लार्ज कैप या मिड कैप में या इस फंड में अगर आप कोर इसको अपने इन्वेस्टमेंट का कोर रखें, आपको फायदा होगा अक्रॉस मार्केट कैप्स इन्वेस्टमेंट्स का। एब्सोल्युटली। मीनाक्षी, एक बात बताइए, हम जब निपॉन फ्लेक्सी कैप स्पेशली, क्योंकि हम एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो हमने निपॉन का ही एग्जांपल लिया क्योंकि आप उसको बेहतर ढंग से बता पाएंगी, क्योंकि आप मैनेज करती हैं फंड को, तो आपका ब्रेन है बिहाइंड इट्स होल कॉम्पोजिशन एंड इट्स फंक्शनिंग, तो उसके ज़रिए हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे एक फ्लेक्सी कैप फंड को। तो मोस्टली हमने देखा है कि जो ज़्यादा एक्सपोजर है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, निपॉन फ्लेक्सी कैप का टुवर्ड्स लार्ज कैप है। इफ़ आई एम राइट, मोर देन 50% लार्ज कैप में निपॉन फ्लेक्सी कैप का इन्वेस्टमेंट होता है। स्मॉल कैप में अराउंड 11 to 12% के बीच में, मिड कैप में अराउंड 7 to 8% के बीच में एक्सपोजर है। अदर्स अराउंड 24% का हम निपॉन फ्लेक्सी कैप में एक्सपोजर देखते हैं। तो इस एक्सपोजर के पीछे क्या आइडियोलॉजी है, ये समझना ज़रूरी है, कीपिंग इन माइंड, क्योंकि हमने लार्ज कैप में राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर देखा है कि उतना परफॉर्मेंस लार्ज कैप कैटेगरी का एज पर हमने देखा नहीं है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप या मिड कैप ने जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दिया है। तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट किसी फंड में हमें देखने को मिलता है? क्या स्टडी किया आपने इस पूरी जर्नी में बाजार की? देखिए स्वाति, इसको आपको थोड़ा सा एक लेयरिंग इसकी देखी जाए तो लार्ज कैप जो यूनिवर्स है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है विद फ्यू सेक्टर्स लाइक बैंक्स। ठीक है, बैंक्स में आपके जितना भी रेलेवेंट यूनिवर्स है, जो कंपनीज अच्छा कर रही हैं, इन्वेस्टेबल है, ओवर साइकिल्स उन्होंने हमें दिखाया है कि they can grow year on year, those are all large cap in nature. So if there is a good investor wants to build a diversified portfolio, तो आपका कुछ composition जो कि हमारे अनुसार 50 to 60% allocation जो है वो लार्ज कैप के थ्रू अगर आप करेंगे तो आप एक क्वालिटी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कर सकते हैं। तो अगर हम अपने फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में जैसे आप कुछ सेक्टर्स देखिए जो जहां पे स्केल आपका बेनिफिट है, जहां पे आप जितने स्केलेबल कंपनीज हैं उतना ही बेहतर आपका प्रदर्शन होगा ओवर साइकिल्स। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्टर्स हैं जैसे कि बैंक्स, एनर्जी, आपके कमोडिटाइज्ड बिजनेसेस हो गए। सो अगर आप इनका कॉम्पोजिशन देखिए बेंचमार्क में भी, टुगेदर दे विल बी क्लोज टू 50 to 60%। नाउ ये जो यूनिवर्स है ये आपका हमेशा वेल प्लेड रहता है थ्रू लार्ज कैप कंपनीज। बट इंडिया इज एन इंटरेस्टिंग मार्केट, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं कि जो कि नए सेक्टर्स हैं जिनका मार्केट कैप कम है बिकॉज अभी सेक्टर इटसेल्फ छोटा है। जैसे कि आप बहुत सारी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज देख लीजिए, आप बहुत सारी कंपनीज जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को डिसरप्ट कर रही हैं उनको देख लीजिए। ये एब्सोल्युटली। ठीक है मीनाक्षी, मैं आपके पास फिर से आती हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो हमने एक ब्रॉडली समझ लिया है कि मीनाक्षी यहाँ पर क्या करने की कोशिश करी, कि जैसे हम देख भी रहे हैं कि स्पेशली निपॉन फ्लेक्सी कैप में जो टॉप होल्डिंग्स हैं उसमें बैंक्स का ज़्यादा होल्डिंग हम देख पा रहे हैं, फिर आईटी कंपनी है, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, और जैसा बाकी भी जो सेक्टर्स जिसका जिक्र कर रही थी मीनाक्षी। इसको ध्यान में रखते हुए पंकज जी, अभी जो मौजूदा बाजार है, हम लाइफ हाई पर हैं अभी बाजार के, उसमें फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी कहाँ फिट होती है? बिल्कुल, देखिए स्वाति, ऐसा है कि अगर मार्केट ऊपर है तो सभी स्टॉक्स वैसे तो काफी ऊपर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देखें अगर वैल्यूएशन के हिसाब से तो अभी भी लार्ज कैप में काफी स्कोप दिखाई देता है स्मॉल कैप के मुकाबले में या मिड कैप के मुकाबले में। तो यहाँ पर क्योंकि अगर हम देखें एग्जिस्टिंग
पोर्टफोलियोज फ्लेक्सी कैप फंड्स के, तो मोस्ट ऑफ फ्लेक्सी कैप फंड्स थोड़ा सा लार्ज कैप बायस हैं। तो एक तो यहाँ पर अभी के हिसाब से हम बात करें तो पोटेंशियल दिखाई देता है कि लार्ज कैप में यदि अभी और भी रैली होगी और ज्यादा ग्रोथ होगी तो उसका फायदा फ्लेक्सी कैप को मिलेगा। दूसरी बात, क्योंकि ये कैटेगरी ही अपने आप में फ्लेक्सिबल है, तो यदि किसी वक्त पर ऐसा लगेगा कि किसी और तरह के मार्केट कैप में, यानी कि लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप आगे बेटर करना स्टार्ट करे या थोड़ा सा करेक्शन हो, वहां पर मौका मिले और इन्वेस्ट करने का, तो क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है उसका फायदा फंड मैनेजर्स जरूर उठा पाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर सेक्टर्स के बीच, स्टॉक्स के बीच भी डाइवर्सिफिकेशन है और साथ ही मार्केट कैप पर भी डाइवर्सिफिकेशन है, इसलिए ये कैटेगरी मेरे हिसाब से अच्छी है। लेकिन एक बात और तय है कि सभी फ्लेक्सी कैप फंड एक जैसे नहीं हैं, उनके पोर्टफोलियो काफी वेरी कर सकते हैं एक से दूसरे में, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में हो सकता है कि लार्ज कैप ज्यादा हो, मिड कैप ज्यादा हो, एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, या फिर कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स ऐसे भी हैं जहां पर इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी एक्सपोजर है। इसलिए यह भी जरूरी है कि आप जब इन्वेस्ट करें तो उन्हें उनके पोर्टफोलियोज को भी ध्यान में रखें। एब्सोल्युटली। तो एक पोर्टफोलियो के लिए मीनाक्षी आपसे समझना हम चाहेंगे फ्लेक्सी कैप फंड के फायदे क्या है, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं क्योंकि अक्रॉस द मार्केट कैप आप निवेश कर रहे हैं तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। तो डाइवर्सिफिकेशन एक इकलौता फायदा नहीं हो सकता किसी फंड का। अपार्ट फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन एक फ्लेक्सी कैप फंड एक पोर्टफोलियो के लिए क्या वैल्यू ऐड करता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर के लिए ये फायदेमंद इसलिए है कि इन्वेस्टर को वरी नहीं करना है कि इस टाइम पे मुझे लार्ज कैप में वैल्यू मिल रहा है या स्मॉल कैप में वैल्यू मिल रहा है या मिड कैप में वैल्यू मिल रहा है। वो सब डिसीजंस आपके फंड मैनेजर्स आपके बिहाफ पे लेंगे। तो ओवर साइकिल्स, जैसा कि ये जो सवाल बार बार आता है कि लार्ज कैप अभी अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए कि मिड कैप की स्मॉल कैप, यहाँ पर जहां पर भी आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा दिख रहा है फंड मैनेजर को, वो मैन्यूवर कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट डिसीजन यू डोंट हैव टू टेक एंड दिस कैन रिमेन आपके कोर में रह सकता है एंड इट कैन रिमेन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ कि मार्केट कैप्स का साइकिल क्या है, कि स्मॉल कैप ने बहुत अच्छा किया कि लार्ज कैप ने बहुत अच्छा किया। दूसरी बात जो मेरे अनुसार इस कैटेगरी का फायदा है, बहुत बार क्या इसका एंकरिंग होता है मार्केट कैप पे कि आपको सिर्फ स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है या आपको सिर्फ मिड कैप में ही इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे अच्छे ऐसे आइडियाज होते हैं जो लार्ज कैप का पार्ट है, जैसे कि बैंक्स, लार्ज कैप बैंक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया पिछले 3 साल में, तो वो सब उनके लिए बहुत कॉन्स्ट्रेनिंग हो जाता है इन्वेस्ट करना। बट फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर के लिए ये डिसीजन मुश्किल नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कहाँ वैल्यू दिख रहा है, लार्ज कैप में दिख रहा है, ये सेक्टर आप बेटर लार्ज कैप के थ्रू प्ले कर सकते हैं कि मिड कैप की स्मॉल कैप, ये सब जो नुआंसेस हैं वो फंड मैनेजर्स आपके बिहाफ पे लेंगे। आपको उसको वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये कैटेगरी आपके कोर इन्वेस्टमेंट का पार्ट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन रह सकता है। एब्सोल्युटली। तो कोर इन्वेस्टमेंट का पार्ट फ्लेक्सी कैप आपका जो फंड हो सकता है। इनफैक्ट अभी 3 साल पुरानी कैटेगरी ही है। आपको याद होगा कि मल्टी कैप कैटेगरी है, वो हुआ करती थी। उसके बाद फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का सेबी ने ऐलान किया और उसके बाद काफ़ी जो फंड्स थे वो फिर कई कंपनी जो थी इनफैक्ट उन्होंने मल्टी कैप फंड भी इंट्रोड्यूस किए। थोड़ा सा फर्क समझना हम चाहेंगे कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड एक दूसरे से कितना अलग हैं। दोनों क्या पोर्टफोलियो में किसी निवेशक के शामिल हो सकते हैं, इनके अलग अलग रोल क्या हो पोर्टफोलियो में, हमारे 2 खास एक्सपर्ट से चर्चा जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। खास चर्चा आज हम कर रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। हमारे साथ निप्पॉन एएमसी की फंड मैनेजर मीनाक्षी दावर हैं और साथ ही ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल से हम कर रहे हैं खास चर्चा। जानना चाहेंगे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों ही जो कैटेगरीज हैं उनमें अंतर कितना है। पंकज जी जरा समझाएं। फ्लेक्सी कैप तो अभी 3 साल पहले ही बनी है, मल्टी कैप हुआ करता था, मल्टी कैप अब भी है लेकिन एक नई कैटेगरी जुड़ गई है, फर्क कैसे समझे? बिल्कुल स्वाति, पहले बात क्लियर कर दूं कि फ्लेक्सी कैप नाम नया है, बट अगर देखें इस कैटेगरी को तो ये पुरानी है। जो पहले मल्टी कैप थे, मोस्ट ऑफ द फंड हाउसेस ने उन्हें ही रिक्लासिफाई किया और फ्लेक्सी कैप नाम दे दिया, क्योंकि उस वक्त
मल्टी कैप में ऐसा नहीं था कि आपको फिक्स एलोकेशन करना है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो वो फ्लेक्सी कैप फंड ही थे बेसिकली, पर उन्हें मल्टी कैप कहा जाता था। तो इसके लिए अब जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना एलोकेशन करना है वो फंड मैनेजर्स तय कर सकते हैं। लेकिन जो मल्टी कैप फंड्स हैं, वहां पर मिनिमम 25% एलोकेशन इन ईच मार्केट कैप, यानी कि 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% मिनिमम स्मॉल कैप में एलोकेशन करना होगा। तो यानी कि 75% एलोकेशन जो है वो आपको तीन मार्केट कैप से डिवाइड करना होगा। बाकी का जो 25% है वही सिर्फ फंड मैनेजर्स या फंड हाउस डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह से उसे एलोकेट करना है। तो अब बात आती है जो आपने पूछा था कि क्या दोनों ही कैटेगरी एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रह सकती हैं, तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हर वक्त पर आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स का एलोकेशन रहे, तो मल्टी कैप बिल्कुल आपके लिए यहां पर सुटेबल हो सकता है। और साथ ही आप चाहते हैं कि एक फंड ऐसा हो जहां पर टैक्टिकल कॉल ली जा सके, यानी कि मार्केट के हिसाब से आपको उसका फायदा मिल सके और फंड मैनेजर्स ये डिसाइड कर सके, तो साथ में फ्लेक्सी कैप फंड भी आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। और ये दोनों फंड्स होंगे तो लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से इसका फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल। मीनाक्षी, एक फ्लेक्सी कैप फंड कैसे चुना जाए? क्योंकि जैसा पंकज जी ने कुछ देर पहले कहा था कि कोई भी दो फ्लेक्सी कैप फंड की तुलना करना शायद सही नहीं हो, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स कई जो हैं, कुछ का इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, कईयों का जो एलोकेशन है वो अलग कैटेगरीज में है, विद इन इक्विटी, डेट वगैरह। तो किन पैरामीटर्स पर फ्लेक्सी कैप फंड को परखना चाहिए और एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड एक निवेशक कैसे चुने? देखिए स्वाति, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस फंड में एंकरिंग नहीं है किसी भी मार्केट कैप के लिए, तो एक फंड दूसरे फंड से बिल्कुल ही अलग दिख सकता है। बट अगर एक इन्वेस्टर को डिसाइड करना है कि कौन सा फंड वो चूज करे और किसमें इन्वेस्ट करे, मेरे मुताबिक जो few critical points है। First of all, the fund should have good amount of allocation to large caps, mid caps and small caps। जैसा कि पंकज जी पहले भी बोल रहे थे कि इस कैटेगरी में बहुत सारे फंड्स रिकैटेगराइज्ड फंड्स भी हैं, तो बिकॉज वो हिस्टोरिकली कैसे रन हो रहे थे उसके हिसाब से उनका लार्ज कैप एलोकेशन में भी बहुत ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू व्हाट द कैटेगरी अलाउज यू टू। तो अगर आपका गुड मिक्स ऑफ लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स पोर्टफोलियो में है, तो दैट शुड बी फर्स्ट क्राइटेरिया टू चूज दिस। सेकंड क्राइटेरिया शुड बी कि फंड आपका, जो कि बाकी सब फंड्स में भी इंपॉर्टेंट होता है, कि आपका फंड जो कंस्ट्रक्टेड है वो एक बैलेंस्ड तरीके से कंस्ट्रक्टेड है। तो इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स, डाइवर्सिफिकेशन बाय सेक्टर्स, कि आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज तो नहीं रन कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर कॉल्स तो नहीं ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका वॉलेटिलिटी इन द पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। बिकॉज ये फंड जो है ये रिकमेंडेड है कि आपका कोर फंड रहे और आप इसमें इन्वेस्टेड रहे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड जिसमें enough diversification by way of sectors, by way of stocks and by way of market cap exist करता है, वो इन्वेस्टर को चूज करना चाहिए ओवर अदर्स। ओके, तो फ्लेक्सी कैप, अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड चुनने के तरीके बताए मीनाक्षी ने। इनफैक्ट एक और कैटेगरी है पंकज जी, जो कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में निवेश करती है, फोकस्ड कैटेगरी। तो फोकस्ड कैटेगरी, हमने मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के अंतर के बारे में समझ लिया। ये फोकस्ड कैटेगरी और जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, इन दोनों को कैसे समझे, इनका कोरिलेशन कैसे समझे? बिल्कुल स्वाति, देखिए कई बार इन्वेस्टर्स भी ये समझ लेते हैं कि फोकस फंड और फ्लेक्सी कैप, क्योंकि दोनों ही ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये सही भी है। लेकिन अंतर ये है कि जहां फ्लेक्सी कैप फंड आपके के पोर्टफोलियो में काफी स्टॉक्स हो सकते हैं,
पोर्टफोलियो डाइल्यूटेड हो सकते हैं। यहां पर फोकस फंड का जो पोर्टफोलियो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही पोर्टफोलियो में रह सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होने की वजह से थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो एक्सपोजर है ईच स्टॉक्स में वो ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए ये बात तो तय है कि दोनों ही तरह के फंड्स जो होते हैं वो हर तरह के मार्केट कैप में और सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि कंपेयर किया जाए तो फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आपको ज्यादा स्टॉक्स का एक्सपोजर मिल सकता है और ये थोड़ा सा आपके रिस्क को कम कर सकता है। एब्सोल्युटली। और मीनाक्षी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी किस टाइप के निवेशक के लिए सही है? क्योंकि हम यूजुअली हर एक कैटेगरी के फंड के लिए जानना चाहते हैं अपने एक्सपर्ट से कि जो एक नया निवेशक है जो कि अभी बाजार में आ रहे हैं, जो अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में क्या फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखें एक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करने से पहले? देखिए स्वाति, फ्लेक्सी कैप एक बहुत ही रेलेवेंट कैटेगरी है। तो यहाँ पर क्योंकि इन्वेस्टर को अच्छा मिक्स मिलता है लार्ज कैप्स का, स्मॉल कैप का, मिड कैप का, और जो नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है उसको नहीं मालूम होता है कि साइकिल्स कैसी हैं लार्ज कैप की या मिड कैप की या स्मॉल कैप की। इस पॉइंट पे मैं क्या लार्ज कैप इन्वेस्ट करना ठीक होगा मेरे लिए, या मिड कैप या स्मॉल कैप, या फिर मेरे पोर्टफोलियो में कितना वेटेज होना चाहिए, कितना एक्सपोजर होना चाहिए लार्ज कैप में, कितना एक्सपोजर होना चाहिए स्मॉल कैप फंड में। तो ये सब डिसीजंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए। ये सब चीजें इन्वेस्टर को बॉदर नहीं करनी पड़ेगी जब वो इन तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रॉम एन रेलेवेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फॉर अ न्यू इन्वेस्टर, this category is a good category to start your investments with. And जैसा कि पंकज जी ने बोला, यहाँ पे most of the funds well diversified funds हैं in terms of their sector allocation, in terms of their stock allocations. तो वो risk profile और volatility of the fund is also low. तो मेरे मुताबिक for any new investor, this is a good category to start the investment journey. बिल्कुल। और छोटा सा जवाब पंकज जी आपसे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, कैटेगरी एक्सपोजर, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप में भी मेजॉरिटी लार्ज कैप फंड्स की हैं। लार्ज कैप फंड तो है ही जिनमें मेजॉरिटी 80% का एक्सपोजर होना चाहिए लार्ज कैप का स्टॉक्स में। तो उस लिहाज से जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हो वो कैसा होना चाहिए? देखिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के इंडिविजुअली आप फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा मीनाक्षी जी अभी एक्सप्लेन कर रही थी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर शायद ये डिसीजन नहीं ले पाता है, कई बार इंफॉर्मेशन की भी कमी होती है, कई बार बायसेस भी होते हैं, जिसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं ले पाते हैं। और दूसरी बात एक ये भी है कि यदि आप खुद पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे टाइम टू टाइम, तो उसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स को भी ध्यान में रखना होगा। तो इसके लिए यदि फ्लेक्सी कैप फंड आप साथ में रख लेते हैं, आपने अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया और साथ में फ्लेक्सी कैप फंड को भी शामिल कर लिया, तो फायदा यह होगा कि साइकिल्स के हिसाब से आपको जहां पर ज्यादा पोटेंशियल है उसका एक्सपोजर फंड मैनेजर्स दिलवा देंगे। तो इसके लिए अपने पोर्टफोलियो में अपने गोल्स के हिसाब से आप हर तरह के मार्केट कैप वाले फंड्स को तो शामिल करिए ही, लेकिन ध्यान रहे कि जैसे हम कहते हैं कि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कम करें। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड को आप शामिल करेंगे तो यहां पर फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज का आपको फायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो फ्लेक्सी कैप फंड का फंडा आज हमने समझा। हमारे साथ पंकज मटपाल शामिल हुए और मीनाक्षी दावर से हमने की खास चर्चा। धन्यवाद दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।